डॉक्टर जैदी, डियर नीट स्कॉलर्स, नीट की प्रिपरेशन के लिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर के मेन पॉइंट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज पर इम्पोर्टेंट लाइन्स नहीं हैं। चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीड फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करते। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन प्लांट। इसमें आप देखिए कि कॉटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच के भाग को एपिकोटाइल कहा है, कॉटिलीडन और रेडिकल के बीच के भाग को हाइपोकोटाइल कहा है। जब हाइपोकोटाइल में ग्रोथ ज़्यादा होती है तो कॉटिलीडन सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। ग्रोथ सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। ग्रोथ में सेल की संख्या भी बढ़ती है और प्लांट का बायोमास भी इंक्रीज़ करता है। प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट प्रिंसिपली contribute to the elongation of the plant along their axis. डाइकोटिलीडन प्लांट और जिम्नोस्पर्म में लैटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ये बाद में डेवलप होते हैं। लैटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से प्लांट की गर्थ मीन्स थिकनेस इंक्रीज़ करती है, प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब प्लांट की ग्रोथ डायमीटर में होती है तो इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, तो इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है स्क्रीन पर। डायग्राम में देखिए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट की ग्रोथ लेंथ में होती है और वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से रूट और शूट की ग्रोथ गर्थ में होती है या डायमीटर में होती है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज मेजरेबल। इस पैराग्राफ में आइए, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे देखिए आप, वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव्स राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। इसको मार्क कर लीजिएगा। जबकि वाटरमेलन में सेल का साइज़ कितना इंक्रीज़ हो जाता है? 3,50,000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। जो पहले वाली ग्रोथ है उसको हमने एक्सप्रेस किया है सेल नंबर में, जो बाद वाली ग्रोथ है उसको हमने एक्सप्रेस किया है सेल के साइज़ में, कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को जबकि हम मेज़र करते हैं पॉलन ट्यूब की लेंथ में, ठीक है, और लीफ में हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि लीफ का सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है, ठीक है। लीफ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है और उसका कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए, फेज ऑफ ग्रोथ में जाइए। फेज ऑफ ग्रोथ में पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। पहला है मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल
both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth. Cells in this region are rich in protoplasm. Their cell wall are primary in nature, thin and cellulose, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी अधिक होते हैं. मेरिस्टेमेटिक जोन represent the phase of elongation, increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristic of the cell in this phase. इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए. ग्रोथ रेट. इंक्रीज growth per unit time is termed as growth rate. Rate of growth can be expressed mathematically. एक मेथड है अर्थमेटिक का, दूसरा है ज्योमेट्रिक का. अर्थमेटिक में एक पेरेंट सेल से जब डिवीज़न होता है तो एक डॉटर सेल बनती है. अगर एक बार सेल डिवाइड हो रही तो दो सेल बनेगी. दो बार डिवीज़न हुआ तो तीन सेल टोटल हो जाती है, जिसमें दो नई होती हैं, एक पुरानी होती है. ठीक है. हर डिवीज़न में एक पेरेंट सेल रहती है और सिर्फ एक ही पेरेंट सेल डिवाइड करती रहती है, उसे कहते हैं अर्थमेटिक डिवीज़न. और ज्योमेट्रिक में होता है कि एक सेल डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल बनती हैं. नेक्स्ट टाइम पे दोनों डॉटर सेल डिवाइड करेंगे तो चार सेल बन जाएंगी. फिर नेक्स्ट टाइम पे चारों डॉटर सेल डिवाइड करेंगी तो 8 सेल बन जाएंगी, उसे कहते हैं हम जियोमेट्रिक. नेक्स्ट, जाइगोट का यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखाया गया है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए, जाइगोट में पहले डिवीज़न जो हैं वह है ज्योमेट्रिक. ऑक्टेन एम्ब्रियो बना, ज्योमेट्रिक मेथड से बना. फिर अर्थमेटिक फेज आती है जब सेलुलर एम्ब्रियो हो जाता है. तो उसमें से कुछ सेल तो डिवाइड होती हैं, कुछ सेल कैपेबल हैं डिवीज़न के लिए, बाकी सेल कैपेबल डिवीज़न के लिए नहीं है. इस डायग्राम में जो ब्लू कलर से हैं उनमें डिवीज़न होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पेज पर इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली वन डॉटर सेल. देखिए अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड while the other differentiate and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongation at a constant rate. मैथमेटिकल इक्वेशन देख लीजिए, और अर्थमेटिक ग्रोथ में लीनियर कर्व आता है. एल टी इज इक्वल टू एल नॉट आर टी. एल टी क्या है, लेंथ एट टाइम टी, और एल नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम 0. आर क्या है, ग्रोथ रेट है, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम. साइड में ग्राफ बना हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए. ये अर्थमेटिक ग्रोथ का डायग्राम है. ज्योमेट्रिक में जाइए. ज्योमेट्रिकल ग्रोथ शुरू में स्लो होती है, उसे हम लैग फेज कहते हैं. फिर रैपिडली इंक्रीज करती है, उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, और लास्ट में फिर वो कांस्टेंट हो जाती है. इस तरह से सिग्माइड कर्व बन जाता है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम एक्सप्रेस करते हैं W1 इज इक्वल टू W0 ERT. W1 फाइनल साइज है, वेट हाइट नंबर etc का. W0 इनिशियल साइज एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. R ग्रोथ रेट है, T टाइम ऑफ ग्रोथ है, E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है. R क्या है, R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट है, एंड ऑल्सो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल. R is the relative growth rate and is also the measure of ability of plant to produce new plant material. Final size W1 depends on the initial size W0.
स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है सिग्माइड ग्रोथ कर्व का, इसको मार्क कर लीजिए। स्टेशनरी फेज को, एक्सपोनेंशियल फेज को, लैग फेज को, जिसको मैंने मार्क किया है उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पर डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट and relative growth rate. Both leaves A and B have increased their area by 5 cm square in a given time to produce A1 and B1 leaves. Quantitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways. पहला मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। देखिए, मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। Two leaves A and B are drawn that are of different size but show absolute increase in area in the given time or gives leaves A dash and B1, A1 and B1। ठीक है, तो हमें देखना है कि रिलेटिव ग्रोथ किस में अधिक हुई है ना। इसको मार्क करने के लिए मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए, इसमें दो लीफ दिखाई डायग्राम में, एक ए लीफ है और एक कौन सी है, बी लीफ है। एक ए लीफ है और कौन सी दूसरी, बी लीफ है। ठीक है, आपको कंपेयर करना है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना है। तो देखिए, लिखें रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज into 100 relative growth rate PGR RGR sorry relative growth rate RGR of A dash leaf कितना हो जाएगा, 5/5 into 100, 5/5 हो जाएगा ना। ठीक है, into 100, क्योंकि इनिशियल साइज़ क्या है उसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना है, वो भी 5 है। तो 5/5 into 100 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100% आ गया। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम इसमें कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनिशियल साइज भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 5/5 into 100 कितना हो गया, 100%। अब आता है रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR ऑफ B1 लीफ। ठीक है, इसमें देखिए 5/50 ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल साइज कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ध्यान दें, ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल साइज कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले पे पुटअप करें, 5/50 into 100 इज इक्वल टू 10%। तो A डैश लीफ, A डैश या A1 लिख दीजिए, A1 लीफ हैज़ 100% relative growth rate, whereas B1 leaf has 10% relative growth rate। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको। फिर एक बार रिवाइज कर दूँ, फॉर्मूला क्या था, ग्रोथ पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल साइज इनटू 100। नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको सॉल्व करा दिया ये। नेक्स्ट आइए, कंडीशन फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पेज पर जाइए।
डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन। देखिए पॉइंट्स क्या हैं, डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन। पहले मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको लिखवा दूंगा। सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड डिफ्रेंशिएशन। Cell derived from root apical and shoot apical meristem and cambium differentiate and mature to perform specific function. यह है differentiation. During differentiation, cell undergoes few to major structural changes, both in their cell wall and protoplasm. Example तौर पे क्या है, to form a tertiary element, the cell would lose their protoplasm. जो जाइलम ट्रैकीड होता है उसका प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है। द लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल्स that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity to division. जिन सेल में डिवीज़न नहीं होता है वो दोबारा से डिवीज़न की कैपेसिटी को रिगेन कर लेती हैं और डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, तो उस फिनोमिनन को कहते हैं हम डी डिफ्रेंशिएशन। जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफ्रेंशिएटेड पेनकैमस सेल्स। Such meristem tissue are able to divide and produce cell that once again lose the capacity to divide. ठीक है, लेकिन lose the capacity to divide but mature and perform specific function. उसे हम कहते हैं रीडिफ्रेंशिएटेड। मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। डी डिफ्रेंशिएशन है और फिर क्या है, डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन, है ना। इसमें देखिए आप ट्रैकरी एलिमेंट, ये एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएशन का। क्लोरेनकाइमा, ये एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएशन का, है ना। क्लोरेनकाइमा कैसे एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएशन का। नेक्स्ट डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, डी डिफ्रेंशिएशन टिश्यू कैन एक्ट एज ए मेरिस्टेम। De-differentiated tissue can act as a meristem. Interfascicular vascular cambium, cork cambium, wound cambium. These are formed from fully differentiated parenchyma cells. Redifferentiation क्या है, redifferentiation का एग्जाम्पल लिखें आप। De-differentiated cell can again lose their ability to divide to form permanent cell specialized for a particular function. The process where the de-differentiated cells again lose their ability to divide to form permanent cell is called redifferentiation. The process where the de-differentiated cell again lose their ability to divide to form permanent cell is called redifferentiation. Secondary phloem, secondary xylem, cork, secondary cortex. इसमें secondary phloem, secondary xylem, cork and secondary cortex are some tissue formed through redifferentiation. इसको मार्क कर लिया आपने, फिर नोट कर लें एक बार। secondary phloem, secondary xylem, cork, secondary cortex are formed through redifferentiation. Next paragraph में दिए development. Development is a term that includes all changes
that an organism go through during its life cycle from germination of seed to senescence. नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस की सीक्वेंस है। डेवलपमेंटल स्टेज इन प्लांट, पहले सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन, फिर सीडलिंग, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के बाद आती है मैचुरेशन फेज, फिर फ्लावरिंग, फिर सीड फॉर्मेशन और उसके बाद आता है सेनेसेंस। ठीक है, सेनेसेंस बच जाती है, डेथ आती है। ठीक है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप मार्क कर लीजिए। मैच्योर सेल्स सेनेसेंस बदलती है, सेनेसेंस क्या होती है, डेथ रहती है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ठीक है, एलोंगेशन जोन आता है, फिर डिफ्रेंशिएशन है, फिर मैचुरेशन है। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल, इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट, plants follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure. Plants follow different pathway in response to environment or phase of life to form different kinds of structure. This ability is called plasticity. प्लास्टिसिटी का देखिए एग्जाम्पल है हेट्रोफिलिन, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्स। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिली इन कॉटन, coriander and larkspur. In such plant, the leaves of the juvenile plants are different shape from those in mature plant. बटरकप भी हेट्रोफिलस को रिप्रेजेंट करता है। बटरकप, हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। इसके डायग्राम को मार्क कर लीजिएगा। हेट्रोफिली एक इसमें लार्कस्पर में है और बी किसमें, बटरकप में है। ए कौन सा है, लार्कस्पर, बी कौन सा है, बटरकप। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। Plant growth regulator are small simple molecules of diverse chemical composition. Indole compound, indole 3-acetic acid IAA, adenine derivative N6-furfuryl aminopurine, kinetin, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड ABA, टारपीन्स जिब्रेलिक एसिड GA3 और गैसेस एथिलीन C2H4. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर variously described as plant growth substance. ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये ग्रोथ इनिबिटर होते हैं। एक ABA है, एक एथिलीन है, ये दोनों क्या हैं, ग्रोथ इनिबिटर हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले ऑक्सिन को या ग्रोथ रेगुलेटर को ऑब्जर्व किया था, ऑक्सिन को, लेकिन क्रेडिट जाता है वेंट को। वेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था, कॉलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
ये डायग्राम शो किया गया है कि जिधर से लाइट आती है कॉलेप्टाइल उधर ही मुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाता है, तो ग्रोथ दूसरी तरफ होती है। जिधर से लाइट नहीं आ रही होती उधर ग्रोथ होती है, जिधर लाइट आ रही होती है उधर ग्रोथ नहीं होती। तो इसलिए कॉलेप्टाइल लाइट की डायरेक्शन में मुड़कर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। नेक्स्ट, बेकेनी foolish seedling disease of rice seedling was caused by a fungal pathogen Gibberella fusarium। इसको मार्क कर लीजिएगा, बेकेनी डिजीज जिब्रेला फ्यूजिकोरी से होती है। कुरुसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। कुरुसावा ने बताया था कि जिब्रेला फ्यूजिकोरी से बेकेनी डिजीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज supplemented with one of the following extract of vascular tissue: yeast extract, coconut milk or DNA। Miller et al. later identified that crystallized the cytokinesis promoting active substance that they are termed काइनेटिन। मिलर ने काइनेटिन को रिपोर्ट किया था। तीन डिफरेंट काइंड्स के इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसन सेकेंड एंड डॉर्मिन। तीनों केमिकली आइडेंटिकल हैं और इनको हम नाम देते हैं एब्सिसिक एसिड। कॉजन ने कंफर्म किया था रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज। ठीक है, उस वोलेटाइल सब्सटेंस का नाम क्या है? एथिलीन। एथिलीन अनराइपेंड फ्रूट को राइपेंड फ्रूट में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, ऑक्सिन। टर्म ऑक्सिन अप्लाइड टू एंडोल 3 एसिडिक एसिड, एंडोल ब्यूटिक एसिड, ये नेचुरल है। एंडोल एसिडिक एसिड एंड एंडोल ब्यूटिक एसिड आर द नेचुरल ऑक्सिन। नेप्थिलीन एसिडिक एसिड 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में होता है। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। Auxin prevent the fruit and leaf drop at early stage, but promote the abscission of older mature leaves and fruit. Auxin एपिकल डोमिनेंसी को भी शो करता है। एपिकल डोमिनेंसी को भी ये शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जैसे टोमेटो में। ऑक्सिन हर्बिसाइड रूप में भी है, जैसे 2,4-D। 2,4-D किल डाइकोटिलीडन्स वीट प्लांट, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलीडन प्लांट्स। इसका यूज़ हम वीड फ्री लॉन बनाने में करते हैं।
ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। जिब्रेलिन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड है। जिब्रेलिन एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन एसिडिक होते हैं। जिब्रेलिन लेंथ को प्रमोट करते हैं। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट इम्प्रूव इट्स शेप। जिब्रेलिन डिले द सेनेसेंस। जिब्रेलिन is used to speed up the malting process in brewing industry. अगर हम जिब्रेलिन को शुगर केन क्रॉप पर स्प्रे कर दें तो शुगर केन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जिब्रेलिन बोल्टिंग को प्रमोट करता है। अगर कोई प्लांट जेनेटिकली डार्क है उसके ऊपर हम जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं तब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मतलब जेनेटिकली डार्क प्लांट पे भी हम जिब्रेलिन स्प्रे करते हैं तो वो फौरन तेज़ी से ग्रो करता है। जिब्रेलिन के इफेक्ट से बोल्टिंग दिखाई देती है। साइटोकाइनिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन इप्यूरिन। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लीड टू द आइसोलेशन ऑफ G18 फ्रॉम corn kernels and coconut milk. G18 है ना, साइटोकाइनिन है। नेचुरल साइटोकाइनिन आर synthesized in region where rapid cell division occur. Root, apex, shoot, buds, young fruits. इनमें साइटोकाइनिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेटरल ग्रोथ, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंसी को समाप्त कर देता है। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंसी। डिले लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। एथिलीन गैसियस हार्मोन है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू undergoing senescence and ripening fruit. Ethylene promote senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flower. Ethylene is highly effective in fruit ripening. Respiration rate increase during the fruit ripening और इसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक इफेक्ट। फ्रूट राइपनिंग के समय रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है जिसे हम क्लाइमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। एथिलीन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। पीनट के सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग को प्रमोट करता है। एथिलीन प्रमोट
rapid internode petiole elongation in deep water rice plant. Deep water rice plant. Ethylene also promote the root growth. इसको मार्क कीजिए. Ethylene also promote root growth and root hair formation. Ethylene also promote root growth and root hair formation. Next. Ethylene is used to initiate flowering. ठीक है. And fruits setting in pineapple. Ethylene induces the flowering in mango. एथिलीन का यूज़ हम एथोफोन के रूप में करते हैं. एथोफोन hasten fruit ripening in tomatoes and apples and accelerate abscission in flower and fruit. देखिए, एथिलीन प्रमोट द फीमेल फ्लावर इन cucumbers. एथिलीन प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन cucumbers. एब्सिसिक एसिड. Abscisic acid inhibit the seed germination. Abscisic acid stimulate the closure of stomata, increase the tolerance of plant to various kinds of stresses. ABA play an important role in seed development, maturation and dormancy. ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. ABA helps seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth. ये पॉइंट याद कीजिएगा. ABA एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन हार्मोन. ABA एंटागोनिस्टिक टू GA. नेक्स्ट. देखिए फोटोप्रोटिज्म. प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एक डेफिनेट फोटो पीरियड की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं फोटोप्रोटिज्म. प्लांट रिक्वायर ए डेफिनेट फोटो पीरियड फॉर द फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोप्रोटिज्म. लॉन्ग डे हैं, शॉर्ट डे हैं, डे न्यूट्रल हैं. अगर फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा की ज़रूरत है तो लॉन्ग डे, और क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की ज़रूरत है तो शॉर्ट डे. इसको मार्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज पर आइए. अगर हम प्लांट से में एक भी लीफ ना बाकी हो, सारी लीफ हटा दें, तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है ना. तब प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती. फ्लावरिंग के लिए एक फ्लावर का भी होना ज़रूरी है, एक लीफ का होना भी ज़रूरी है. फ्लावरिंग के लिए एक लीफ का होना ज़रूरी है. अगर डिफोलेटेड प्लांट है, कंप्लीटली डिफोलेटेड प्लांट है, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है. नेक्स्ट आता है वैनिलाइजेशन. वैनिलाइजेशन क्या करते हैं हम? ऐसे सीड जिनको हम अक्टूबर में ज़मीन में बोते हैं और इनकी फ्लावरिंग होती है मई में, तो ये विंटर्स की एडवर्स कंडीशन से मर जाते हैं. वैनिलाइजेशन क्या करते हैं? हम प्लांट्स को विंटर की एडवर्स कंडीशन से बचाकर उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. प्लांट्स को विंटर की एडवर्स कंडीशन से बचाकर उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. वैनिलाइजेशन कहते हैं. देखिए, वैनिलाइजेशन क्या करते हैं हम? पहले सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं. पहले सीड को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है. जब सीड में वैनिलिन हार्मोन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, है ना, तब इन्हें हम बो देते हैं. और जो प्लांट ग्रो करता है, उगता है, वो बिल्कुल
एक नॉर्मल प्लांट की तरह होता है। तो वैनिलाइजेशन क्या करते हैं हम? वैनिलाइजेशन में हम लो ट्रीटमेंट देते हैं, लो चिलिंग सीड ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जो प्लांट ऐसे हैं जिनको हम विंटर सीजन बोते हैं, तो विंटर के एडवर्स कंडीशन में वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या है, उन प्लांट्स को वैनिलाइजेशन ट्रीटमेंट के द्वारा, है ना, फेब के लास्ट में बोते हैं। लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अपने ही टाइम पर होती है। अगला एग्जाम्पल देंगे, वैनिलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट, biennial or monocarpic plant, biennial or monocarpic plant, sugar beet, cabbage, carrot are some of the common biennial plant। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट देखिए, सीड डॉर्मेंसी। देयर आर सर्टेन सीड विच फॉल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। सच सीड आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग ए पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। Presence of chemical inhibitor, presence of chemical inhibitor such as abscisic acid, such as abscisic acid, phenolic acid, para-ascorbic acid, and immature embryos. एम्ब्रियोज आर सम ऑफ द रीज़न। इस पेज पे कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। समरी में आ जाइए, समरी में कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फोटोपीरियडिज्म किसे कहते हैं? प्लांट रिक्वायर ए डेफिनेट फोटो पीरियड फॉर द फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। अगर प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा फोटो पीरियड की जरूरत होती है तो इसे कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और अगर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की ज़रूरत होती है तो उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट उन्हें कहते हैं जिनमें फोटो पीरियडिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। वैनिलाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट जो बाइनल होते हैं, जैसे वीट प्लांट है, इसको हम ऑटम सीजन में बोते हैं, और ये फिर फेब में, है ना, या फिर मार्च में इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है, फिर फ्रूटिंग होती है मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में। लेकिन ये प्लांट विंटर सीजन में एडवर्स कंडीशन से अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे यील्डिंग इफेक्ट हो जाती है। वैनिलाइजेशन क्या करते हैं हम? सीड को पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। हम सीड को पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। सीड को 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं। जब सीड के अंदर वैनिलिन हार्मोन बन जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, सीड की डोर्मेंसी खत्म हो गई। अब हम सीड को विंटर सीजन के बाद में बोते हैं, फेब में, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अपने टाइम पर होती है। ठीक है, उसे कहते हैं वैनिलाइजेशन, वो कहलाता है वैनिलाइजेशन। ओके, थैंक यू। आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, शेयर भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।